अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाइल शेख और आप देख रहे हैं वीनस एचजी सेटेलाइट चैनल। आज वीनस के मेहमान में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो लाला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ भी हैं, मारूफ ताजिर, बिल्डर और पाकिस्तान के अंदर जो है गहरी नज़र रखने वाले सियासत के ऊपर। तो आइए हम इनसे जानते हैं, मुल्की हालात के ऊपर भी हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे इनकी कंपनीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, हम ताजिर हजरात के ऊपर भी बात करेंगे, हम डॉलर के ऊपर भी बात करेंगे, हम जो है गोल्ड के रेट्स पर भी बात करेंगे। तो मैं अपने जो शो है उसमें वेलकम करती हूँ ज़फ़र लाला साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लाला आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसे? ठीक हो? जी ठीक ठाक। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इमरान खान रिलीज़ हो गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिलीफ दे दिया, उनके केसेस वो कर दिए, रिलीफ कर दिए। तो उसके ख़िलाफ़ जो पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं और धरने वालों को जो खिताब कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये धरना इमरान खान के ख़िलाफ़ है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़? ये धरना जो है बेसिकली चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी हो सकता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी है। बेसिकली बात ये है कि बड़े से बड़े वाक़यात होते हैं, उनके ऊपर ये लोग नहीं निकलते और जहाँ की गवर्नमेंट्स पे के ऊपर बात आ जाती है तो ये लोग फिर सारे एक हो जाते हैं और सब आके निकल जाते हैं। मुझे तो सियासतदानों पे बड़ी हैरत होती है कि इनको गरीबों का कोई परवाह नहीं और गरीबों को भी अपनी गुर्बत का कोई परवाह नहीं कि हम किस कंडीशन में हैं, हमारे हालात क्या है, हमारे मामलात क्या है, हम किस कैटेगरी से गुजर रहे हैं। सबसे तो पहले बात यह कि जो हमारी सबसे बड़ी लॉसेस हैं वो हमारी तालीम के हिसाब से हैं, क्योंकि तालीम के ऊपर जब हमारे अंदर शऊर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। हम लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम नहीं है, क्योंकि तालीम हमसे सबसे पहले छीना गया है। जब तालीम हमसे छीना गया है, तालीम को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब बंदे की तो बस की बात ही नहीं। जब आपके पास शऊर नहीं होगा तो फिर आप आगे काम कैसे करेंगे। देखिए गरीब जो है वो भी जुलूस और जलसे में निकल रहा है, अमीर भी निकल रहा है। नहीं तो ज़फ़र लाला आप ये देखें ना कि आवाम यकजहत होकर यकजहती का इजहार कर रही है, वो बेचारी महंगाई से परेशान है। वही आपसे बात कर रहा हूँ कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, लेकिन तो ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? ये महंगाई को कंट्रोल करना किसका काम है? महंगाई के लिए तो नहीं निकला। इमरान खान की कहने के ऊपर तो एक मिनट में हजारों लाखों तादाद में लोग बाहर आ गए। चलो मानते हैं अच्छा बंदा है, लीडर है, उनका कायद है। इसी तरीके कार से इस वक्त जो पीटीएम है, मौलाना फजल रहमान हो गया, बिलावल साहब हो गए, इनके कहने के ऊपर भी हजारों लोग बाहर आ गए। तो ये एक तरीके कार से यही गरीब इक्तदा हो के अगर गुर्बत के खिलाफ बाहर आ जाते हैं तो गुर्बत ही मिट जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो गुर्बत के खिलाफ बाहर क्यों नहीं आ रही होती। मेरे ख्याल से आपका ये कहना है कि अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, 200% इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अगर इमरान खान के लिए भी बाहर आ रहे हैं और अगर वो महंगाई तो हो गई, आसमानों तक चली गई, गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। हम मानते हैं कि इस वक्त कितनी फाकिश किस तरीक़ेकार से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीक़ेकार से फाके बन रहे हैं, इसका किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने नहीं बोला। कितने लोग रोज़ गुर्बत से मर रहे हैं। आप बाखुदा यकीन करें, इतने ऐसे फैमिली है कि कभी ज़िंदगी में भी उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैला। शायद आज अल्लाह ताला उनको जो है ना उनका साथ दे, आज वो भी मजबूर होकर इस कंडीशन में आ चुकी है कि वो कहते हैं कि या तो मौत है और या फिर क्या करे, किस तरीके कार से करे। मैंने कहा ना कि बस अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला बिल्कुल हम पर, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन। इसके साथ साथ अच्छा, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं जी, तो फिर क्यों 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ? अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें जो है हमें जो चीज़ें मुहैया की जाए, हमें जो है पैसे मुहैया की जाए, या हमें इस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठी करके दें ताकि हम जो है इसको इलेक्शन करवा सकें। एक तो ये चीज़ हो गई जो इन्होंने नहीं करवाया इलेक्शन मौजूदा गवर्नमेंट ने। दूसरा ये कि जो अवाम, सबसे ज़्यादा अवाम को अभी जो लॉस हुआ है, ताजिर बरादरी का जो लॉस हुआ है इंटरनेट बंद होने की वजह से। असल में जो 2 दिन इंटरनेट बंद हुआ है, आपसे वही बात करूंगा कि हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी तकरीबन सारा बिक चुका है गैर मुल्कों के हाथे। आपके कर्जे इतने आपने ले लिए कि आप आपस में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। इलेक्शन की बात है तो वो भी 12 ममालिक ने डिसाइड करना है। अगर कोई कर्जे की बात है तो वो भी IMF ने डिसाइड करना है। अभी मैं आपको डिसीजन बताऊँ, मैंने शायद कल या परसों में मैंने नेट के अंदर देखा कि IMF एक नया जो है टैक्सेस लाना चाहता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर,
क्या नहीं, उसका पेट्रोल पे दिल नहीं भरा, उसका केसी पे दिल नहीं भरा, उसके गैस पे दिल नहीं भरा। अब एक हमारे जो एक डिपार्टमेंट से, एक रियल एस्टेट के हवाले से, अब वो चाह रहे हैं कि इस पे भी टैक्स लगे। मैंने कहा कि असल में हम सब इतने फंस चुके हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, अभी देखिए इमरान खान की जलसे के ऊपर इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसमें सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ? ना अमेरिका का हुआ, ना किसी दूसरे मुल्क का हुआ। सबसे बड़े हमारे भाइयों ने मिलके हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे मुल्क के लोगों को भी मारा, हमारे मुल्क की चीजों को भी आग लगाया। लॉसेस हुआ किसका इस वक्त? माशाल्लाह देखिए, प्राइस तो हमें पाकिस्तान को अदा करनी पड़ती है इन चीजों की। अब देखिए कि ये बाहर मुल्क की जो लोगोदी है, वो लोग हम पे वो मुसल्लत हैं। तो क्यों मान रहे हैं? हम पे मुसल्लत मजबूर है ना। देखिए एक छोटी सी बात सुने, अगर आप मुझसे कर्जा ले लोगे तो शायद आप मेरी बात मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आप मजबूरन मेरा कर्जा वापस करें। हमारे सियासतदान इतने करप्शन का शिकार हो चुके हैं, ऐसा समझ में कि गरीब से गरीब चोर है, अमीर से अमीर चोर है। कंफर्म ये नहीं है कि यार वो कहते हैं ना, शरीफ आदमी वही है जिसको मौका हाथ नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है, जिसको भी पकड़ते कोई ना कोई किसी ना किसी स्कैंडल में फंसा हुआ है। जो एक निकलता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप बड़े पाकिज़ा हो, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के सलामत रखे। परवरदिगार जो इस मुल्क की कमी चाहते हैं उसको तबाह गर करे, जो इसकी फतेह चाहते हैं उसको कामयाब करे। अब ये सुनने में आ रहा है कि अभी 2 दिन तक जो इंटरनेट बंद रहा था जी, कितना लॉस हो गया। ठीक है, ऑनलाइन कंपनीज को भी और बाकी सारे हमारे न्यू जनरेशन को। सबसे ज्यादा हमारा जो है एग्जाम्स, जो बच्चों की 9वीं 10वीं के एग्जाम्स हो रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि मजीद हमें इतना डिप्रेशन का शिकार रखा जाता है कि हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से आपने नेट के हवाले से बात की, 3 माने हम पूरे के पूरे दो महीने तक, 4 महीने तक ये 2 दिन के नेट को भी कवर नहीं कर सकते। जितना में लॉसेस हो जाते हैं, हमारा सारे का सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अब पहले हम सब कुछ, हमने सारी चीजें, हर चीज नेट पे कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारी चीजें ऑल द होल सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन हो गई, और पता चला कि ऑनलाइन ही बंद कर दिया। अब हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसमें ज्यादा वो इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि बेसिकली मसला ये है कि हालात और मामलात और चीजें आपके सामने। IMF ने ना सिर्फ अभी आपके रियल एस्टेट पर इसने लगाया है टैक्स, बल्कि गोल्ड के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। मैंने कहा ना कि उसको जहां से मौका मिलता है उसने कहीं से कोई जगह ही नहीं छोड़ी। उनका तो बस चले तो वो तो हमें जो ना निचोड़ के कहा जाए, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने जो अभी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में हुए थे लेकिन नाकाम हो गए। ये जो आवाम है बेचारी, जो पुराना गोल्ड भी बेचने के लिए आती है और उससे कुछ बनवाती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स है जी। मैंने क्या कहा कि क्या ये सही है? मैंने कहा नहीं, उसके ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरू से जब से ज्वेलर्स का काम चला है ना, उसके अंदर टैक्स वगैरह कुछ नहीं है। वो ऐसा होता है कि वो तकरीबन 10% के अंदर 1.5% जो है उसमें कटौती होती है। क्योंकि वो जो भी चीज़ लेकर आता है उसको हम पिघालते हैं। अगर उसको पिघालते हैं तो उसके अंदर 1.5% जो है ना, जो 1.5 ग्राम है वो उड़ जाता है। तो वो ऑलरेडी अभी से नहीं है, वो शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है गोल्ड के काम के हवाले से जी। प्रॉपर्टी के हवाले से बात यह है कि प्रॉपर्टी के हवाले से हम ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हैं, लोगों को शऊर नहीं है। बिल्डर बैठे हुए हैं, बिल्डर बैठे हुए हैं, समझ आ रहा है। अब क्या होता है, 5,000 रुपये वो लॉयर को नहीं दे सकते, 50 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख रुपए देने के बजाय या 50 लाख रुपए देने के बजाय आप 5,000 एक कंसल्टेंट को दो, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन समझा सके, जो आपको चीजें सिखा सके, जो आपको बता सके। असल में होता ये है कि कसूर आपका नहीं है कि आपने मुझे धोखा दिया, कसूर मेरा है कि मैंने आपको मौका दिया। जब हम मौका देते तो सामने वाला धोखा तो देगा। अच्छा, मौका ना भी दे, धोखा तो फिर नहीं है। मौका ना नहीं, मौका जब आप नहीं दोगे तो आप धोखा कैसे खाओगे आप। मैंने कहा ना कि सबसे पहले फिर मेरी बात आ जाती है तालीम के ऊपर। पहले के बच्चे, स्कूल बच्चे कहते थे कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आजकल स्कूल मालिकान कहते हैं कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। वो इसलिए क्योंकि इनके समझ आ गया है। आपने यूनिफॉर्म उनसे खरीदना, माफिया बन चुका है। बिल्कुल माफिया नहीं, बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। यकीन माने यहाँ क्या होता है कि अगर आपने एक दिन फीस लेट कर दी तो उस बच्चे को क्या अजियत दिया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है क्लास के अंदर, उसको बताया जाता है कि आप फीस लेकर नहीं आए, उसको ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात की जाती है कि वो अपने एहसास करी का शिकार हो जाता है। दूसरी बात ये मेन चीज़ है कि सबसे पहले शऊर की बात है, मामलात की बात है। मैंने क्या कहा कि पता क्या होता है कि हम जब धोखा हम खा जाते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये बिल्डर सही नहीं था, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, ये गवर्नमेंट सही नहीं था, ये चीज़ें सही नहीं थी। आप 10 चीज़ें उस पर लगा रहे हो। ज़रा खुद की कोताही को तलाश करो कि हम गलती कहाँ से कर रहे हैं, हमारी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी वजह से जो है मिस्टेक हो जाती है।
अच्छा मुझे ये एक बात बताइएगा कि चलो ठीक है, अवाम बेचारी तो धोखा खा रही है, चाहे वो पॉलिटिशियन से खा रही हो, बिल्डरों से खा रही हो, सबसे खा रही है धोखा। नहीं लेकिन बिल्डर्स, अच्छा ये तो बताएं, ये बिल्डर्स जो है दिन दुगनी रात चुगनी, ये कैसे ऊपर चले जाते हैं? नहीं, दुगनी दिन दुगनी रात चुगनी नहीं होती, उनकी मेहनत होती है, अच्छा, उनके तरीक़ाकार होते हैं, उन लोगों ने अपने दिन रात मेहनत की होती है और अभी से नहीं की होती है, बरसों से आ रहे होते हैं। ऐसा कोई बिल्डर नहीं है कि आज आया है और 3 दिन के अंदर उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऐसा कोई दूर दूर तक सीन नहीं होता। दूर दूर तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि उसने आज जाके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। आप इसकी हिस्ट्री उठा लें, किसी ने 20 साल लगाए, किसी ने 25 साल लगाए, किसी ने 30 साल लगाया। आई समझ में। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो नाम सबकी तरह पैदा नहीं कर सके, चीज़ें पैदा नहीं कर सके, लेकिन वो टुक टुक में लगे रहते हैं, चलते रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, ठीक है, अगर उनके पास एक तो एजुकेशन होती है, तो हाथों में डिग्रियां होती हैं, नौकरियां नहीं होती जी, ठीक है, और अगर नौकरी मिल जाए तो 9 to 5 के वो गुलाम बन जाते हैं और उनको बस यही होता है कि हमें बस यही करना, उससे आगे नहीं। और अगर जो बेचारे गरीबी के बाइस, हम मुल्की हालात के बाइस नहीं पढ़ा सकते, तो वो क्या, उनके जो बच्चे हैं, हमारी नई जनरेशन है, उनके लिए क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? मैंने एक सवाल किया कि जब तक नहीं, अगर जिनके पास तालीम नहीं है, मैंने आपसे वही कहा, नौकरियों के पीछे पड़े रहे, उसके लिए क्या मशवरा है? नहीं, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, मैंने क्या कहा कि जिंदगी को चेंज करने के लिए आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहे तो बाइकें चला सकते हैं, आप चाहे तो बहुत सारा बिजनेस ऐसा नहीं। देखिए, आपके अंदर अपने उठान होना चाहिए, लाजमी नहीं है, क्योंकि नौकरी, जहाँ तक मैं सवाल है, नौकरी से घर चलता है और बिजनेस से नस्लें चलती है। लेकिन हम जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमागों में माँ बाप एक ही बार डालते हैं, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो नौकरी करेगा। वो समझते हैं शायद मैं नौकरी के लिए पैदा हुआ हूँ। तो नौकरी एक अलग चीज़ है और बिजनेस एक अलग चीज़ है। मैं सबसे पहले ज़्यादा क्रेडिट बिजनेस को दूंगा कि कोशिश यही करे कि भले आप छोले बेचें, समोसे बेचें, आप पापड़ बेचें, लेकिन आप अपना बिजनेस करें। उसके अंदर अच्छा मज़े की बात है उसमें, क्योंकि उसमें जितनी आप मेहनत करोगे उतना सिला मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा सिला मिलेगा। जॉब के अंदर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, सिला ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम मेहनत करोगे तो शायद वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ें। लेकिन ये जो है ज़फ़र लाला ने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे नौजवान जो डिग्रियां लेके हाथों में घूम रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और वो सोचते हैं कि भाई मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, ये हमारी जो है हमारी ईगो के ख़िलाफ़ है, मेरी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने अंबिया कराम से देखना चाहिए। और वाकई बहुत अच्छी बात है जो अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल भी करार दिया और उसमें बरकत भी दी है। तो ऐसे नौजवानों को ज़फ़र लाला का मशवरा ये है कि अपना काम करें, चाहे कुछ भी करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन अपना बिजनेस अपना होता है। अगर नौकरियां नहीं मिल रही तो दिल बर्दाश्ता ना हो, सुसाइड ना करें। मुल्क की हालात वाकई बहुत ख़राब है, मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है, लेकिन उन सब चीज़ों को देखना और इतने मुश्किल हालात में अपने आप को बाहर निकालना, संवारना, यानी कि डूबती हुई कश्ती को यही एक हुनर होता है। अल्लाह करे हो जाए, वैसे तो पॉसिबल नहीं लग रहे दूर दूर तक, क्योंकि बेसिकली अगर एक जाता है तो दूसरा आता है, तो सेम चीज वही होती है। सियासतदान भी हमारे वही होते हैं, हमारे जो है मैंने MPA भी वही होते हैं, और हमारे जो है जो भी इदारे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और परवरदिगार उनको फतेह करे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। असल में बात इधर ही आ जाती है कि मसला ऐसा कि कोई जिस तरीके से हमें एक इमरान खान को चेंज करने के लिए लेकर आए, अब आप बताएं कि उस बेचारे का क्या शर हम लोगों ने कर दिया, राइट। वैसे ही इस तरीके कार से एक नया आना चाहिए, जो भी नया आएगा तो शायद अच्छा नया आता है तो पीछे आपकी पूरी जो नीचे की इंतजामिया है, वो काबीना जो है, उस काबीने को जब तक आप चेंज नहीं करोगे तो आप नए से आके कुछ नहीं कर सकते। नए ने तो ऑर्डर देना है, काम तो काबीना नहीं करना होता है। तो फिर वही काबीना, वही बात, अगर आपने एक बंदे चेंज हो गया, अभी क्या हुआ है आपको क्या लगता है कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो क्या महंगाई नहीं हुई थी? डबल हुई थी। नहीं सर, मुझे क्या सोचा इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? आपने क्या सोचा था कि इमरान खान की जब अगर वो नहीं आई थी, वो इमरान खान जब आया उसने जैसे कहा कि एक बड़ा अच्छा एक मदीना की रियासत बनेगी, कहाँ बनी मदीना की रियासत? एक जगह मुझे बताए, एक मामला मुझे बताए। क्या हमारे मुल्क के अंदर किसी भी वजीर आजम को सिवाय जो है वो भी सदर थे, जो है हमारे आसिफ ज़रदारी साहब, उन्होंने पूरा किया? कोई भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी की है? नहीं, इसलिए नहीं की क्योंकि करने या तो दिया नहीं जाता है। जब मुद्दत पूरी नहीं करने दी तो काम कैसे करेंगे? उनके प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा? दिया नहीं जाता है। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो बस मैंने क्या कहा कि एक नई चीज,
और सबसे पहले मैं नहीं समझता वज़ीर आज़म कोई भी आए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल खुशी खुशी आए। इसके अलावा जो है आपके काबीना कोई भी आए, मैं सिर्फ एक ऑप्शन लेके बैठा हूँ, जो न्यू जनरेशन है जिनको हम स्कूलों के अंदर, जिसके अंदर हमें वो बेचारे जो हम उसको सबक दे रहे होते हैं, जो हमको कॉलेजों में सबक दे रहे होते हैं कि रिश्वत लेने देने वाला जानमी, यहाँ यकीन माने ये हमारा मुल्क इसने करप्शन का शिकार हो गया, जो यहाँ पर जो ना ले वो जानमी। अच्छा, चलते हैं ब्रेक की तरफ। और ज़फ़र लाला ने बहुत अच्छी बात की कि ना इंतखाबात होने चाहिए, और इंतखाबात होने के बाद कोई नया जो आए, जो भी कोई भी पर्सन नया आता है, कोई भी पॉलिटिशियन नया आता है, तो उसकी पूरी काबीना भी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मिनाहिल शेख के साथ हम एक दफ़ा फिर स्टूडियो में हाजिर हैं। हमारे साथ जो समाजी शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट, मारूफ ताजिर और प्रॉपर्टी डीलर और भी बहुत कुछ है, हमारे इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे, और ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं और एक सरप्राइज़ भी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि कोई नया आना चाहिए, कोई नया, और पूरी उनकी यूनिट नहीं होनी चाहिए जो इस दर्द को समझे, भूख को समझे, अफलास को समझे, इस बात को समझे कि किस तरह लाइनों में लगकर खड़े होकर नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं, किस तरह लाइनों में लगकर राशन दिए जाते हैं। तो हम वेलकम बैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सर। अच्छा सर, आपसे सारी बातें हुई और आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर से, हमारे ही लोगों में से कोई ऐसा नया और कोई अच्छा एक ऐसा आना चाहिए जो वाकई लीडर हो। तो सर मैंने कुछ सुना है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप भी खुद मुझे बताइए, ये SQM पार्टी क्या है और कहाँ से लॉन्च हो रही है, कौन कर रहा है, इसकी क्या कहानी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी जो बेसिक पीछे बैकग्राउंड है, हम कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे जो कौम है वो सुलेमान खेल से हैं। तो हम लोगों ने मिल के, हमारी जो यून थी, जो लड़के थे, जो जवान थे, उन लोगों ने मिल के हम लोगों ने एक SQM पार्टी बनाई, और जिसके अंदर हमने पहले तो वो एक छोटी सी पार्टी थी जो गांव तक और घर तक मुद्दत थी, फिर वो बढ़ाते बढ़ाते हम पूरे पाकिस्तान में जो भी हमारे सुलेमान खेल कौमी मोमनी के हमारे ज़ाती रिश्तेदार थे, सब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इन्वॉल्व हुए और एक अच्छे तरीक़ाकार और अच्छे ओहदे पे जाए। यहाँ तक कि फिर हमने ये सोचा कि जब हर कोई मेहनत कर सकता है तो हम भी इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम भी इनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। तो हमने फिर SQM एक पार्टी बनाई और इसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह SQM जो है इसका सुलेमान खेल कौमी मूवमेंट तो आगे चल के हमारा प्लान। अच्छा, ये मुझे बताया, एक मिनट सर जी। SQM जो एक पार्टिकुलर नेम है, सुलेमान कौमी मूवमेंट, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ ये पार्टी जो है, जैसे बलूचिस्तान में भी ANP है, तो क्या ये SQM पार्टी सिर्फ अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि नाम से मुझे लगता है वो ये था कि जब जाहिर सी बात है, जब पहले हमने अपने घर से पार्टी बनाई थी तो उसको हमने SQM इसलिए दिया क्योंकि पहले हमारे अपने घर के जो लोग थे, जो हमारे कबाइल के लोग थे, जो हमारे कौम के लोग थे, पहले हमने उनको इकट्ठा किया। जब हमें लगा कि एक तरीके के बाद सारे लोग, हर कम्युनिटी के लोग हमसे मिलना भी चाहते हैं और हमसे ज्वाइन भी होना चाहते हैं, आई समझ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने बैठ के एक सोचा कि क्यों ना हम इसको PQM कर दे, पाकिस्तान कौमी मूवमेंट, PQM कर दे और पाकिस्तान कौमी मूवमेंट करे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जो हमारे सदर साहब हैं और सिंध के सदर है अब्दुर्रहमान साहब, अच्छा कुछ बताइए इसके बारे में। नायब सदर दाऊद जान हमारे जो है इंशाल्लाह ताला वो होगी। इसके अलावा जो हमारी गुलमिल साहब है जो इस वक्त CEO है अपने पार्टी के सदर से, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे ऐलान करेंगे कि वो PQM कर दे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं अब तक, उसके अंदर एक और नई पार्टी का इजाफा होने जा रहा है। पहले वो SQM थी, लेकिन उनकी पार्टी ने सोचा कि SQM नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की पार्टी है, सब पाकिस्तानियों की पार्टी है, तो उन्होंने PQM इसका नाम रख दिया। तो बहुत जल्द PQM जो है पार्टी आपके सामने जो है मंजर पर होगी। किस तरह से? अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, PQM पार्टीज बहुत सारी हैं, MKM थी, सबसे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी शुरू से थी, उसके बाद फिर महाजिर कौमी मूवमेंट बन गई, फिर उसके बाद और बहुत सी पार्टियां बनती गई, हर सूबे की अपनी पार्टी, तो ये भी एक नई पार्टी है, तो क्या ये भी ऐसे ही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कोशिश ये है, क्योंकि असल में हम वो पार्टी है कि हमें भूख का भी पता है, प्यास का भी पता है, हमें दर्द का भी पता है, हमने कुर्बानियाँ भी दी है, हमने लाशें भी उठाई है, हमने खुशियाँ भी देखी है, हमने भूख भी बर्दाश्त की। अब बेसिकली मसला ऐसा है कि एक अगर माशाल्लाह ऑलरेडी एक सदर का बेटा है तो वो भूख क्या जानता है कि भूख क्या है।
तो भूखे के दर्द, जब तक तो आप किसी के हमदर्द बन ही नहीं सकते जब पे आप पे दर्द ना गुजरे। क्या जब इस आप पार्टी के अंदर जो रहनुमा या जो सरबराह या जो मेंबर्स खड़े हुए हैं पार्टी के अंदर, क्या वो ग्रास रूट लेवल से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसका कोई हम ये नहीं कहते कि हमारे बहुत कोई जो है ना साबिका सदर रहा है या हमारा कोई ऐसा कोई MNA रहा, ऐसा कुछ नहीं। सब हमने एक नया नौजवानों की पार्टी और हम लोगों ने खुद अपनी बलबूते के ऊपर बनाने की बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हेड है कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं इसके अंदर चारों सूबे में हमारे जाके नुमाइंदान खड़े होंगे, बाकायदा एक अच्छा भरपूर तरीके से इलेक्शन की रहनुमाई भी होगी। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त, आपने तो एक अच्छी बात बताई। अच्छा, अवाम जो है इसके अंदर क्या ऐसी आप नई चीज़ लेकर आएंगे? क्या आप वो पुरानी यूनिट है, अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, आपकी पार्टी इलेक्शन से जो रजिस्टर्ड हो गई है और फिर अब इलेक्शन में खड़ी भी हो जाएगी और ये जीत जाती है अगर, तो अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो आपके नीचे जो जितने MNA MPs हैं, सेनेटर्स हैं, सब तो वही होंगे, फिर कैसे उसको रूल करेंगे, किस तरह से? हमारा तो ये, क्योंकि बेसिकली बात जिस तरीके से आपने की, हमारा ये है कि हम इंसानियत के लिए काम करें। असल में कहते तो सब है, करते कोई नहीं है। मज़े की बात तो ये है, अगर हम अच्छे चलेंगे, लोगों को अच्छी सहूलत देंगे, लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट देंगे, गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके कार से नौजवानों के लिए रोज़गार फराम करेंगे तो कायम मुकायम ज़िंदगी भर हम उनके साथ होंगे। और अगर हम आम पार्टियों की तरह करते रहेंगे तो हम भी एक भगोड़ा बन जाएंगे, जिस तरीके से अभी हमारे मुल्क में एक भगोड़ा बना हुआ है। मैंने कहा ना कि सब एक भगोड़े की तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, अच्छे हो बुरे हो, पाकिस्तान में रहने वाले ही को पाकिस्तान का जो है सदर बनना चाहिए, वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई भी इदारा होता है, उसका जो बड़ा हेड होता है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क से फरार हो जाता है या मुल्क से चला जाता है? क्यों? फिर मुल्क उसके रहने के काबिल नहीं रहता या उसने मुल्क में कुछ किया ही नहीं होता कि वो फेस कर सके? इतना कुछ कमा जाता है कि फिर उसको ये मुल्क अच्छा ही नहीं लगता। हालांकि मैंने कहा ना, इसी मुल्क में रूल किया, मैंने वही तो कहा ना कि इसी मुल्क में पैदा होता है, इसी में बड़ा होता है और इसी के अंदर सारे, इसी पे हुकूमत करने के बाद इतना कुछ बेनिफिट ले लेता है कि फिर उसका या तो मुंह नहीं होता है क्योंकि कुछ करा नहीं होता है, या फिर मुंह अगर होता है तो वो कहता है कि अब मेरी रहने की कैटेगरी नहीं है। अब वो जाहिर सी बात है, कह रहा है मेरा क्लास अब चेंज हो गया है, तो वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। तो हमारा ये ईमान है कि हमने रहना ही इधर ही है, मरना ही इधर ही है और ना कहीं जाने का सोचेंगे और ना कभी जाएंगे। ये समझ में यही कि यूनिट के लिए यहाँ पर जो नया नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो मामलात है, उसी को, क्योंकि हर बंदा कहता था एक नया हो, एक नया हो। हम जब भी बैठते थे आपस में तो हमें एक बात आ जाती थी कि एक नया हो, तो हमने कहा चलो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में आप कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आई समझ में, आप अपने हक के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। यकीन माने इत्तेफाक के ऊपर अल्लाह खुश है। जब तो इत्तेफाक जब हो जाता है तो अच्छे से अच्छा आपके सामने घुटने छेड़ देता है। लेकिन यहाँ पर हर बंदे को ये पड़ी है, मैंने कहा ना कितनी जितनी पुरानी पार्टियाँ हैं, हमें किसी पार्टी से कोई इख्तिलाफात नहीं, सारे हमारे भाई है सारे। मैंने कहा ना कि सर एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा काफ़ी पुरानी है और कभी मुझे नहीं लगता कि वहाँ इस पर कोई और इक़्तिदार में आ सके। देखिए, ये अगर कैसे आप करेंगे, बहुत कड़ा मुकाबला होगा। फिर ये है कि हमारी सोचों में ये चीज़ घुसेड़ दी गई है और हमारी सोचों के अंदर ये चीज़ डाल दी गई कि ये यहाँ का इंतज़ाम कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल से नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। आपके अंदर एक आवाज़ हो, सोशल मीडिया का दौर है, एक सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी आवाज़ तो सुनाएं किसी तक, एक आपकी जद्दोजहद तो करें ना। आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा इंसानियत, हमारा एजेंडा नहीं, मतलब तालीम होगा, रोजगार होगा, उसमें इंसानियत के अंदर राशन होगा। इंसानियत में देखें, हम कपड़ा मकान दुकान की बात नहीं करना चाहते कि हम कपड़ा मकान और दुकान या कपड़ा मकान रोटी देंगे, ऐसा कोई। हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। इंसानियत में ऑल्स, जिसमें सारी तालीम के शोबा है, नौकरी की शोबा है, मेडिकल का शोबा है, इसके अलावा अदर जो भी शोबा है। मेडिकल की आपने बात की तो इसके अंदर बहुत बड़ी माफिया है। नहीं, सॉरी मैं आपके साथ इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, आप देखें ना, एक स्टेंट कितने का डलता है, क्या हो रहा है, इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करता। मैं थोड़ी मेरी बात भी सुनेंगे। मैं इस बात से आपका इत्तेफाक नहीं करता कि आपने कहा कि मेडिकल्स के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है। मुझे ये बताए किस में माफिया नहीं है? आप एक मुझे इदारा बता दें कि इस माफिया, इसमें नहीं, सब में है, लेकिन इस इदारे में आपका माफिया नहीं है। नहीं, चलो सारे इदारों में सही, ठीक है, लेकिन ये एक इदारा तो ऐसा इदारा था कि ये तो मतलब ये अल्लाह ताला के बाद जो है ना, सांप ने सांपी को छुपा रखा कि इंसानी काफी है इंसान को डांसने के लिए। शायद मैंने कहा ना, जिंदगी जानवरों की गुजारी है और हमें आखिरत में हमें हिसाब इंसानों का देना है। आपने कहा कि डॉक्टर्स बेसिकली जैसा पैशन वैसा डॉक्टर। आज से
साल पहले कुरान ने फरमाया जैसे आप वैसे आपका हुक्मरान। तो हम एक जदोजहद लेकर आए, जो नया नस्ल है, जो नई यूथ है, हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मकसद के अंदर, जायज़ मकसदों के अंदर कामयाब करे। जितनी भी पार्टीज है उनकी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें वो हम उनसे लेंगे। अच्छा, हम उनसे अब लेंगे, उनके बिल्कुल मेंबर्स भी उनसे लेंगे? सीखेंगे। नहीं, उनके मेंबर की कोशिश करेंगे कि वो अगर हमारे नहीं, उनके सेनेटर्स, उनके एमपीएस उनको भी खरीदेंगे, क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल लेंगे। नहीं, खरीदने वाली यहाँ तक बात है। मैंने कहा ना, हमारे पास तो पहले हम तो पहले गरीब पार्टी, हम ये नहीं कहते। मैंने तो पहले आपको कहा कि हम वो नहीं है कि हम आपको बताए कि हम बहुत बड़े बिल्डर्स है या बहुत बड़े हमारे बहुत बड़े उस हवाले से हम लोगों ने काम किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खरीदेंगे नहीं, हम काबिलियत से उसको अपनी काबिलियत से लेकर आएंगे और हम उसको भी बताएंगे कि ये पाकिस्तान एक वफा का मुल्क है, यहाँ पर हर बंदे के अंदर वफा मौजूद है। काश कोई वफादार मिल जाए। यहाँ पर माए, बहने, भाई, बेटा, बाप सब कुर्बानी देने को तैयार है। कुर्बान होने वाला भी तो होना जो कुर्बानी, यहाँ पर ये चीज़ के लिए कुर्बानी दी जाती है। ये अरेस्ट हो गया, आओ इदारे जलाएं, हाँ ये अरेस्ट हो गया, आओ बसें जलाएं, ये अरेस्ट हो गया, आओ ये करें। मैंने कहा ना कि बस हम एक बहुत बड़ी जाहिल कौम, हमारी जो जाहिलत, हमारी जो तालीम हमारे पास नहीं है, अल्लाह में इसके लिए जो ना तौफीक दे। तालीम के होते हुए भी कुछ लोग जो है ना जाहिल हो पढ़े जाते लिखे हैं। जाहिल है ना, हाँ। पढ़े लिखे जाहिल है, शऊर। मैंने क्या कहा? हाँ सर, एक और चीज ये कि आपकी जो है SQM बोलूं या PQM बोलूं? वैसे तो मेरे ख्याल से PQM ही बोलना चाहिए, क्योंकि SQM से हम चेंज करने वाले ही हैं। लेकिन ये मेरा पहली आवाज होगी कि इंशाल्लाह PQM ही इसके अंदर लेडीज का क्या मार्कअप है? खवातीन की सीटें कितनी होंगी? क्या आप उनको एंट्री देंगे? बिल्कुल देंगे, वो भी हमारे माए बहने हैं, उनके लिए भी जगह होगी, खवातीन के लिए भी होगी, मर्द के लिए भी होगी। जब एक इंसानियत का जिक्र आया तो इंसानियत में और सब शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हम ये इसलिए मुस्लिम पार्टी है, ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर क्रिश्चियन बरादरी के लिए भी हम वेलकम कहेंगे। अच्छा, मिनॉरिटीज को भी आप होल्ड। देखिए मैंने क्या कहा कि जब हमने SQM बनाया था तो इस पर हम लोगों ने फिर कहा कि नहीं, इसको PQM बनाए। पंजाब भी हमारा भाई है, बलूचिस्तान भी हमारा भाई है, सिंध भी हमारा भाई है, बिल्कुल चारों सूबे हमारे साथ भी हैं, हमारा भाई है। मैंने क्या कहा, जो इंसानियत की खिदमत करना जानते हो वो हमारे दिल जान जिगर है। आए समझ में? क्योंकि ये सारी मेहनत जो है हमारे जो इस वक्त सिंध के सदर है अब्दुर्रहमान साहब, इसकी काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मेहनत ये के बाद। अब्दुर्रहमान साहब है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी अहमदुल्ला कोयटा से बिलोंग, हमारे कज़न ही है, सुलेमान खेल ही है वो भी ना। तो उसने भी बड़ी जद्दोजहद की है और इसके लिए ना दिन देखा ना रात देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक किसी चीज़ की उसको नीड नहीं है, लेकिन उसने एक इंसानियत के लिए वो खड़ा हुआ है। और यकीन माने कि उसको देखते देखते हर हमारे जो नौजवान हैं सबका हौसला बुलंद होता जा रहा है और सब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारा MNA, हमारा MPA आपका जो है वो सेनेट में मौजूद हो, हमारी आवाज़, हमारी उन गरीबों की आवाज़ जो कोई नहीं सुन सका, शायद हमारी थ्रू से सुना जाए, क्योंकि इस को एक तरीकेकार से हम इबादत भी समझते हैं। इस वक्त आवाम जो है ना सबसे ज़्यादा बिजली से बहरान से परेशान है, गैस से परेशान है। गैस हमारे मुल्क में नहीं, हमारे बहुत गैस है हमारे पास, लेकिन गैस इदारे देते नहीं है, या क्या मसला है? बिजली घर में आती नहीं है, लेकिन उसके बिल बड़े लंबे लंबे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपकी पार्टी जो है ना सर, आपकी पार्टी किस ऐसे एजेंडे पर काम करेगी कि आवाम को लगे कि हाँ हमें जो है या बिजली का रिलीफ मिलेगा तो चलो हम PQM को वोट करें, या हमें गैस का, या हम इसको वोट करें, या हमें राशन बिल्कुल सस्ता मिल रहा है मैंने तो क्या हम PQM के पास बिजली के बगैर आप रह सकते हो, भूख के बगैर आप नहीं रह सकते। बिजली के, पानी के बगैर नहीं रह सकते, पानी पीने के बगैर नहीं रह सकते, नहाने के बगैर रह सकते हो। बेसिकली हम सारे उस पर सब्जेक्ट पे काम करेंगे। एकदम तो हम अलादीन का चिराग तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो हमसे हो सका, जितनी किसी भी शोबे पे हमसे हो सका, हम हर शोबे। इस वक्त पता है, हम छोटी सी आपको बड़ी बात बताएं, पता है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी जैसे वजूद लोग शायद जानते भी नहीं हो कि PQM है क्या चीज़, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बाकायदा जगह जगह के ऊपर ब्लड खून का जो है कैंप लगा रहे हैं, और हम अपनी बरादरी से और अपने लोगों से ब्लड निकाल के अस्पतालों में जमा कर रहे हैं, और हुसैनी ब्लड के अंदर हमारे कोई 300-400 बोतलें ऑलरेडी जमा है, और हम ये देखते हैं कि जो भी बीमार है हमसे रुजू करें और हम उनको ब्लड दें। अच्छा जफर लाला साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, माशाल्लाह बिल्डर भी हैं आप, ठीक है, तो कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप आवाम के लिए जो गरीब आवाम को अपना, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था, ये गरीब इंसान जो है घर आना है, उसके पास अपना शेल्टर हो, अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो। गरीब तो जहाँ तक सूरत हाल है, मैंने आपसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हो? कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रोजेक्ट ज़रूर लेकर आए, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल जो अब मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। हमारे इरादे भी है, प्लानिंग्स भी है,
आए समझ में। और दूसरा इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे ऐसे वो मेरी विश हैं कि हम ऐसे स्कूल लाए कि जो शादीशुदा बच्चे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, जिनका डिवोर्स हो जाता है, एक बच्चे के बाद डिवोर्स हो जाता है, उसका बच्चा कौन पालता है? वो बेचारी ना इधर की रही थी ना उधर की रही थी। हमारी कोशिश ये है कि हमको ऐसा स्कूल कायम करें कि जिसमें वही बच्चे पढ़े, आए समझ में, यानी कि वो बच्चे पढ़े जो या तो यतीम हो, जो यतीम हो या उसको डिवोर्स हो चुकी हो, क्योंकि डिवोर्स की इशू हमारी इतनी बढ़ चुकी है। अब में सबसे ज़्यादा जो है बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है। ना मियाँ बर्दाश्त करने पे उतरता है, ना इसकी मिसेस बर्दाश्त करने पे उठती थी। मैं सिर्फ एक इल्तिजा करता हूँ, खुदा और रसूल का वास्ता है, आप बर्दाश्त पैदा करें, दुनिया की हर जीत आप जीत जाओगे। आप दो चीज़ें बर्दाश्त करें जिसका नाम बर्दाश्त है। यहाँ पर बर्दाश्त ख़त्म नहीं होती, दो चार ऐसे अल्फाज बोला जाता है कि ना, उसके बाद चाह के भी फिर हम एक नहीं हो सकते। सही। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। इनकी जो पार्टी है SQM जो है, सलमान खेल पार्टी जो है इनकी, सलमान खेल कौमी मूवमेंट, वो चेंज हो जाएगी पाकिस्तानी खेल कौमी मूवमेंट में, और इस पर भी हम बहुत बात करेंगे। इसके अलावा इनकी अब जो है ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, इनकी डीलरशिप के ऊपर बात करेंगे, और भी कुछ आपको बताएंगे ज़फ़र लाला के हवाले से कि और भी कुछ है हमारे पास आवाम के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख के साथ हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र लाला साहब। हमने बहुत सारी बातें की इनसे और अब हम मज़ीद जानते हैं इनसे। ज़फ़र लाला साहब, आप मुझे एक और बात बताइएगा कि मैंने सुना है लोग आपको डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन आप MBBS नहीं हैं, फिर भी लोग फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर क्यों बोलते हैं, तो बाद में पता चला कि आपको प्रॉपर्टी का डॉक्टर बोलते हैं। ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि प्रॉपर्टी का भी कोई डॉक्टर होता है। जी जी बिल्कुल होता है, क्यों अच्छा, नहीं आपके ऑफिस में एक बॉक्स भी पड़ा हुआ है वो डॉक्टर का, तो मैंने कहा ये तो MBBS नहीं है। असल में MBBS होना जरूरी नहीं होता डॉक्टर के लिए। प्रॉपर्टी का डॉक्टर मतलब क्या, कि आप प्रॉपर्टी को जाके चेक करते हैं, क्या करते हैं? कि हमने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम हमने काम शुरू किया तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमने काम ज़्यादा शुरू किया ना, कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या है, मामलात क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कम सोच और पैर में मौज आगे बढ़ने नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह कि हम हमारी ज़िंदगी में कभी ट्रांजेक्शन गुजरा होता है या कभी ना होता है, तो हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन से कुछ पता नहीं होता। उसकी वजह से जब हम बेचने जाते हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होता है, जब ख़रीदने जाते हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश ये की कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे काम करें। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हमने काफ़ी काम किया, हमें काफ़ी नॉलेज है इसके हवाले से ना। तो हमारी जो हम हो सकता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमसे नॉलेज लेना चाहे, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज भी देना चाहते हैं। कोई प्रॉपर्टीज़ का मसला है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला है, हीयरशिप का मसला है, लॉयर का मसला है, CTC फाइल हो चुकी है। फाइल अगर किसी की नहीं होती है, वो पेपर नहीं, उसका क्या मतलब उसका है? CTC फाइल निकलता है, एक प्रोसेस होता है। होता ये है कि हम ये करते हैं कि देखिए, होता ये है कि जब हमें नॉलेज नहीं होता तो हम एक ऐसे वकील के पास चले जाते हैं जो क्राइम का होता है, उसका सिविल से कोई काम नहीं होता। अब हमें वकीलों के बारे में भी तो गाइड नहीं होती ना कि कौन सा सिविल से, हमें तो वकील सारे एक जैसे दिखते हैं। फिर हम उसको उठा के देते हैं प्रॉपर्टी केस। अब उसके बाद फिर वो हमारे चक्रे लगवाना शुरू कर देता है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता। तो इस तरीके कार से हमने पूरा एक पैनल बनाया। हमारे एक पैनल है एडुकेटरों का, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिविल सर्विसेज दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से हम A to Z सारे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड्स भी दे रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं। अगर जैसे कोई फैमिली खरीदती है, कोई प्लॉट खरीदती है या फ्लैट, तो उसमें CTC फाइल नहीं होती है, ठीक है, तो क्या उसके रेट फिर कम होते हैं? जी, थोड़े से उसके अंदर मामला थोड़े से फ़र्क आते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है उसमें से थोड़े से हल्के से फ़र्क पता चलता है। बाकी जहाँ तक सूरत हाल है कि प्रॉपर्टी डॉक्टर्स, इसलिए हमें कहा जाता है कि हम बहुत सारे एडवाइस दे रहे होते हैं कि अगर आपको बेचना है तो अभी हम आपको गाइड बेहतर से, हम आपका ना कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ना बेचेंगे। बड़ी मज़े की बात ये, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रोडक्ट तो मैं बेचना चाहता हूँ या आम लोगों की तरह मैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट खरीदे बहुत अच्छा है, नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे गाइड लें, आप जीत गए, हमारी जीत आप में शामिल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिलेशन चेक कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ कोई मसले मसाइल है जो आपकी समझ नहीं आ पा रहे, आप एक गलत जगह फंस चुके हो, आप हमसे एडवाइस ले सकते हो। हम हो सकता है, क्योंकि हमने ये सोचा है कि अगर मैं आपकी परेशानी को आसान करूँगा तो अल्लाह मेरी परेशानी को आसान करेगा। ये मेरा ईमान बना हुआ है और ये मेरा ईमान है कि अगर मैं आपको किसी मसले से निकालूंगा तो अल्लाह मुझे अपने मसले मसाइल तो पैदा ही नहीं कर सकता, निकालना तो बड़ी दूर की बात। इसी तरीके कार से हम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक वेबसाइट वगैरह भी बना रहे हैं और अपनी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचा रहे हैं। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पाकिस्तान में, स्पेशल कराची में उनके लैंड पड़ी हुई है, वो सेल आउट नहीं कर सकती, उनके साथ कोई मसले मसाइल हैं
कोई मामलात वगैरह नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, कोई डिस्प्यूट है, कोई मॉर्गेज है, क्योंकि हमें लॉयर, हमारे एक लॉयर, मैंने जैसे बताया ना कि हमारा एक पूरा पैनल है लॉयर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम गाइडलाइन भी दे सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी उनको इंसाफ दिला सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हम बेहतर से बेहतर अच्छा काम करवा के दे सकते हैं। हम पे वो बिला जिग इसलिए हम पे एतमाद करें कि हमारी कोई फ़ीस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले आपको बताएं कि हमारी इतनी फ़ीस पे करें तो हम आपका काम कर देंगे, फिर इसके बाद फिर अगर लगेगा कि हमारे कुछ उसमें खर्चा हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि कराची की आवाम के लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और कुछ भी मसला प्रॉब्लम्स है, तो एक कंसल्टेंट यहाँ पर आ गया है और वो है प्रॉपर्टी डॉक्टर ज़फ़र लाला साहब। तो आप इनसे जो है मशवरा कर सकते हैं और इनका बाकायदा सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं कहाँ लैंड आपको ख़रीदनी है, किसी को फार्म हाउस ख़रीदना है, किसी को पूरी बिल्डिंग खरीदनी है, किसी को कुछ भी शादी हॉल वगैरह खरीदने, तो आप ज़फ़र लाला से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ज़फ़र लाला साहब, आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें हो गई, आप अपने जो प्रॉपर्टीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जी, हाँ, वो जो आप बना रहे हैं, तो क्या मतलब पूरी गवर्नमेंट की उसके साथ आप काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी की या फिर नस्ला टावर की तरह बाद में पता चलेगा? असल में नस्ला टावर के साथ तो बड़ी बेइंसाफी हुई है। अच्छा, मतलब वो आज तक पता नहीं चला। देखिए मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि नस्ला टावर के लोग आज बस वो क्यों गिराया गया, वो गैर कानूनी बनाया गया था। अच्छा, बनाने के लिए गैर कानूनी बनाया था, चलो उस पर हम इत्तेफाक कर जाते हैं। एक छोटी सी बात सुने, आप अगर कोई जगह खरीदते हो तो आप उसकी एनओसी वगैरह मालूम करोगे तो एनओसी उसी इदारों ने दी थी, सारी एनओसी उन इदारों ने दी थी और वो लोग जाके वेरीफाई कर चुके थे, उसके बावजूद ख़रीदा गया था। ये सारा के सारा जो नस्ला टावर का गेम था, ये एक पूरा एक माफिया की तरह था। इसको कराची बिल्डर को तबाह करने की प्लानिंग थी कि लोग कराची के अंदर जो ना बिल्डर्स काम ना करें और वो कहीं और दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाए। तो होती है जो बिल्डिंगें बन रही होती हैं तो एसबीसीए से मंजूर शुदा नहीं होती है, ग्राउंड +2 है तो 5 बना दी। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि असल में अभी थोड़ी देर पहले हमारी, शायद आपने मुझे एक छोटी सी बात बताई थी मेडिकल के हवाले से, आपने एक माफिया की बात बताई थी, तो मैंने आपको एक बड़ा प्यारा सवाल किया था आपसे कि मुझे ये बताया कि किस इदारे में माफिया नहीं है। ये तो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा माफिया है, इसके अंदर तो आप तस्वुर नहीं कर सकते कितने लाशें, कितनी जानें गई, कितने घर गिर गए गैर कानूनी, बगैर उसके बने हुए। कौन मैं किसके हाथ अपने लोगों तलाश करूँ, सारे शेर ने दास्तानें पहन रखे हैं, मैं किसको बोलूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। बस अब मसला इधर ही आ जाता है कि आपका दर्द है, मेरा दर्द है। आपके घर में मैयत है, मेरे घर में ढोल बज रहा है, मेरे घर में मैयत है, आपके घर में ढोल बज रहा है। वो हमदर्दी, वो इंसानियत, वो भाईचारा ही ख़त्म हो गया है। अगर हम एक तरीके कार से खड़े हो जाए तो मैंने कहा ना कि माफिया आप बता रहे हो, इस वक्त केबीसी के पास कोई 35,000 कराची की बिल्डिंगें गैर कानूनी है। आप क्या 35,000 गैर कानूनी बिल्डिंगें गिराएंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, जब वो बन रही होती है तब क्यों नहीं इसको रोका जाता? मैंने तो यही कहा ना कि माफिया, अब जब माफिया उठती है तो माफिया क्या करती है? जब माफिया उठती है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ये बात बता रहे हो कि जब वो बन रहा होता है तो अब क्यों नहीं रोकते? तो जाहिर सी बात है करप्शन, सब मिले होते हैं, रिश्वत चल रहा होता है। जब एक छोटी सी बात है, जब वो सब कुछ, नस्ला टावर का जो आप जिक्र कर रहे हो, नस्ला टावर की तो सारी एनओसी मिल चुकी थी, कोई एनओसी गैर कानूनी नहीं थी, भले गैर कानूनी जगह पे थी, एनओसी तो आपने ही दी थी ना, एनओसी आपने दी थी। एक छोटी सी बात सुने, मैं एक गैर कानूनी जगह पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आते हो, आपको नॉलेज नहीं, आप कहते हो सर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप कहते हो केबीसी से मंजूर शुदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी बिल्कुल मंजूर शुदा है, आप जाके केबीसी में वेरीफाई करते हो, वहां से वेरीफाई भी हो जाती है, इसमें फिर आपका कसूर कहाँ रहा? उसके बाद केबीसी वाले आके गिराते कि गैर कानूनी है, तो भाई उनके खिलाफ एक्शन लेना, जिन लोगों ने एनओसी जारी की है उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं है? ये इदारों के अंदर ही जो है ब्लैक शीप्स बैठी होती हैं, उस वक्त ये पैसे ले लेते हैं और बाद में वही लोग जो है आशियाने तबाह कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि बस कुछ और मजीद ज्यादा बोलते हैं तो पता चलता है आपको, फिर होता है उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा माफिया के बाद बढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं आप ज्यादा बोल रहे हो, आप भी आ जाओ, आपसे भी काम है हमें। पाकिस्तान की आवाम नहीं है, पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो गई है, पता होना चाहिए, नहीं ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो गई है। अच्छा, काश हो जाए, हमारी तो बड़ी खुशी है कि इनके अंदर शऊर आ जाए, क्योंकि शौर और शौर में सिर्फ आइन का फर्क है। और उसका यानी कि ये जो इदारे हैं ये खुद ही पहले पेमेंट लेकर उनको इजाजत दे देते हैं, फिर बाद में जाकर खुद ही स्ट्रिंग ऑपरेशन करके उसको तोड़ देते हैं। तो ये तो अवाम के साथ दोगलापन है। शौर और शौर में आइन का फर्क है, और उस आइन का मतलब है इल्म। अगर आपके पास शऊर आ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि अब अगर आप एक चीज़ नहीं समझ सकते, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप 10 लोगों से पूछे ना,
10 लोगों से पूछे, शायद इसमें से कोई एक बंदा तो आपको सही गाइडलाइन दे देगा ना। नस्ला ट्रैवल के लोगों को आज तक जो है वो मैंने क्या कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ा अच्छा मुहावरा आपको बताया कि आपका गम आपका है, मेरा गम मेरा है। वो नस्ला ट्रैवल वाले रोते रहे, उनका वो चंद बंदे हैं ना। अगर इसी तरीके से कल मेरे साथ हो तो फिर मुझे दर्द हो, इसी तरीके से कल किसी और के साथ हो, कि सब एक साथ हम खड़े कहते नहीं हो एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, आपके हर बात मनाई जाएगी। इन इदारों को जो है कौन वो कहते हैं ना कील डाल सकता है? इन इदारों को कौन कील डाल सकता है? इनके इदारों को अल्लाह ही कील डाल सकता है। इंसान की बस की बात नहीं रही। एसबीसी का इदारा है, केएमसी का है, जीएमसी का है, मैं बताता हूँ, ये सब एक है। इनको लगाम कौन देगा? इनका लगाम वही गरीब अवाम, वही एहतजाज, वही एक साथ खड़ा होना। जब तक आपके अवाम एक साथ खड़ा नहीं होती, जब तक गुर्बत के लिए खड़ा नहीं होती, क्योंकि मैंने क्या कहा, खड़ा होना, हमारा तो खड़ा होना भी मुसीबत है। हम जब खड़े होते हैं तो रिक्शे वाले का रिक्शा जला देते हैं, बस वाले का बस जला देते हैं, जिस बस के अंदर हम ट्रेवल कर रहे होते हैं हम उसी को आग लगा देते हैं। जिस स्कूल के अंदर, जो इदारे के अंदर, अभी आप देखिए हमारा कोर कमांडर का जो है वो लाहौर के अंदर क्या हुआ है, हालांकि वो हमारे लिए एक साहिबी हैसियत है, उसकी उन फौजियों की वजह से हम खुदा की कसम रात को सुकून से सोते हैं। उनकी बॉर्डरों पे खड़ी हुए, वो दिन रात उन लोगों ने एक किया हुआ है। पाक फौज हमारी माशाल्लाह, हम पता है कि जब हम अपनी पे आते तो हम पाक फौज को भी नहीं देखते। आप ये तो जरा देखिए तो सही ना, जिनके देखिए ना, आप तो सुकून से घर पे सो रहे हैं। अच्छा, हर इदारे में ना मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर इदारे में ब्लैक शिप्स होती हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी इदारा हो, तो सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। लेकिन बेचारे करता है वो, कहा कि सारे लोग ऐसे एक जैसे नहीं होते, लेकिन गन के साथ गेहूं भी पिस जाता है। बिल्कुल वो जो उनका घर जला कोर कमांडर का, तो मैं ये कहूंगी कि गन के साथ गेहूं भी पिस गया, बहुत ज्यादती हुई। अब उसके साथ जो जिस तरीके से कहा जा रहा है 9 मई जो है वो एक स्याह दिन है हमारे लिए। और मैं अच्छा, हमारे इदारे, हमारी ISI, हमारी आर्मी, हमारी पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया पर वो एक फख्र का बाइस है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि कुछ तो वजह है जो गड़बड़ की जाती है, करवाई जाती है, या कोई बैरूनी ताकतें हैं, क्या है कुछ, या खलाई मखलूक़ें हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पाकिस्तानियों पर अल्लाह रहम करे और पाकिस्तानी जो है मुत्तहिद हो जाए। कायदे आज़म का वो स्लोगन यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन जो है हमारे बाबा कौम का स्लोगन है, उसको मत छोड़ें, उसको हाथ से लगा, उसको यूँ मुट्ठी में बांध दें। और एक और चीज़, कलम कट जाएगी तलवार, वो क्या कहते हैं ना, मतलब कायदे आज़म ने किस तरह से पाकिस्तान बना लिया, कोई जंग नहीं लड़ी, कुछ भी नहीं किया। तो एक इल्म, जो ज़फ़र लाला साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, एजुकेशन, तालीम, इसके ज़रिए से हम दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आज हम वही रोटी कपड़ा मकान। इसके लिए मैं एक आपसे शेर अर्ज करूँगा। उस शेर का लुकमान कुछ ऐसा है कि ना मैं बोल सका ना मैं लिख सका, ना मैं बोल सका ना मैं लिख सका, कलम मिला तो बिका हुआ, ज़बान मिली तो कटी हुई। क्या क्या बात है, ना मैं बोल सका ना मैं लिख सका, कलम मिला तो कटा हुआ, कलम मिला तो बिका हुआ, कलम मिला तो कटी हुई। वाह वाह, मतलब ये ही आजकल, मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस अब आवाम हमारी समझदार है कि आजकल जो हमारे मोस्टली ये सब चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ इज्जत है। कसम से अगर हम सब लोग इसको इज्जत देंगे तो पाकिस्तान जो है दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो जाएगा। जब भी आप अपने शेर को लॉस देंगे तो बाहर के कुत्ते आपको कहा जाएंगे। आर्मी हमारे लिए एक साहिब हैसियत, हमारे लिए, हमारी आंखों में, हमारी हम उसको ट्रिब्यूट करते हैं, बिल्कुल हम उसको सलूट करते हैं, हमारी शेर रहेगी और अल्लाह ताला उनको फतेह दे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हमारे पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, PKM जिंदाबाद। इसी के साथ बहुत ज़बरदस्त बातें हुई। हम पाक फौज के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और दुनिया में हमेशा इसका मोराल हमेशा बुलंद रहेगा। और मिनाइल शेख के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, ज़फ़र लाला साहब थे। तो अगले प्रोग्राम के लिए मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।